नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम फिज़िकल जियोग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पीछे के 3-4 चैप्टर मैंने स्किप किए हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? वो थोड़ा गहराई से पढ़ाया जाएगा आपको। बट इससे क्या है, इससे थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं मतलब क्लाइमेटोलॉजी में आपको 4-5 क्वेश्चन भी कभी-कभी थीम पूछी जा सकती है, ठीक है? तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जलवाष्प। वाटर वेपर क्या होते हैं, ठीक है? ये बोलता है ये वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य गैसीय जल की मात्रा को दर्शाता है। कहाँ की मात्रा किसकी मात्रा को दर्शा रहा है? अदृश्य गैसीय जल। कहाँ पे है ये? वायुमंडल में। मीन्स जहाँ पे आप खड़े हो ना इस वक़्त, उसके ऊपर की बात कर रहा है ये, ठीक है? उसके नीचे की बात नहीं कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा है और वहाँ पे क्या बोल रहा है? वहाँ पे क्या है? अदृश्य गैसीय जल है। मतलब जो जल है किस किस फ़ॉर्म में है? वो हमें दिखाई नहीं देगा परंतु वो है, किसमें है? गैसीय फ़ॉर्म में है। समझा की बात? इसकी उपस्थिति का मुख्य कारण धरातलीय जल स्रोतों व स्थलीय वनस्पतियों द्वारा की जाने वाली वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है। बोलता है वो वहाँ कैसे पहुँचा? क्या कारण था कि वो वहाँ पहुँच गया? उसका कारण ये है कि हमारी धरातली मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे क्या है आपने देखा है वनस्पतियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है? इसकी बात कर रहा है। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, ठीक है? लगा पता? तो जिसके कारण क्या है अदृश्य गैसीय जल, ये आपको गैसीय जल देखना होगा, तो आप क्या करना है पानी गरम करना है। जब आप पानी गरम करोगे तो उसके ऊपर थोड़ा-सा ऊपर हाथ रखना, थोड़ा-सा ऊपर करके आपको क्या वाटर फ़ील होगा। आपके हाथ जो होगा गीला हो जाएगा, ठीक है? उसको बोलते हैं वाटर वेपर। वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य गैसीय जल की मात्रा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये? जलवाष्प क्या होते हैं? वायुमंडल में अदृश्य गैसीय जल, जल जो है अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा, किस फॉर्म में है? गैसीय में। इसकी उपस्थिति का मुख्य कारण क्या है? धरातल पर क्या है? जल है। जल मतलब क्या बोल सकते हैं? नदियाँ, कुएँ हो गए, तालाब हो गए, सी हो गया, ठीक है? ये हो गया वह स्थानीय वनस्पतियाँ, पेड़-पौधे हो गए जी, है ना? द्वारा की जाने वाली वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएँ हैं, ठीक है? बोलता है ये होती क्या है? ये एक परिवर्तनशील गैस वायुमंडल में लगभग 2 से 4% की मात्रा में पाई जाती है। कितनी मात्रा में पाई जाती है? 2 से 4 वो कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। वायुमंडल कहाँ है? जहाँ हम खड़े हैं उसके ऊपर की बात कर रहा है ये, ठीक है? वर्षा युक्त क्षेत्रों में इनकी मात्रा सर्वाधिक होती है, जबकि मरुभूमियों में ये न्यूनतम पाई जाती है। मतलब जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, जिन एरियो में वहाँ पे क्या ये ज़्यादा होती है। मरुभूमि जैसे राजस्थान हो गया एरिया में वहाँ क्या है सूखा रहता है, वहाँ पे क्या होगा ये कम पाए जाएँगे। जलवाष्प ज़्यादा कहाँ होते हैं? जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। कम कहाँ होते हैं? मरुभूमि जहाँ सूखा पड़ा होता है, ठीक है? ऊँचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में इसकी मात्रा में लगातार कमी आती है। जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे अपने जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं थोड़ा ऊपर जाएँगे और ऊपर जाएँगे, ऊपर-ऊपर जाएँगे तो इनकी मात्रा जो होती है कम हो जाएगी। लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊँचाई पर वायुमंडल में आर्द्रता 90% मात्रा समाप्त हो जाती है। हम ये बोल रहा है कि हम धरती पे खड़े हैं, इसके ऊपर 5.5 किलोमीटर चले जाएँगे, तो बोल रहा है 90% जो आर्द्रता जो होती है आपकी खत्म हो जाएगी। समझ आ गई बात? वायुमंडलीय आर्द्रता एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, जो निचले वायुमंडल का तापमान संतुलित बनाए रखने में सहायता करती है। इसके कारण ये क्या होता है, एक हमारा जो तापमान है ना, जो ना ज़्यादा बढ़ता है, ना कम होता है, ठीक है? एक संतुलित बना रहता है। यही आर्द्रता संघनित होकर जल बूंदों या हिमकणों के समूह के रूप में बादल, कोहरा आदि का निर्माण करती है। क्या करती है ये? संघनित होकर क्या बनाती है? जल बूंद बनाती है। हिमकणों के समूह के रूप में क्या बनाती है? बादल। देखा ना बादल, कोहरा बनता है, तो आर्द्रता से ही बनता है। विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएँ इन्हीं के द्वारा होती हैं, ठीक है? तो अभी क्या है ये मैंने शॉर्ट आपको देसी भाषा में लिखा हुआ है, समझ लेना। ये ऊपर वाला ही है ये। वायुमंडल में अदृश्य जलवाष्प, गैस रूप में पानी। समझ आ गई बात? मतलब गैसीय फॉर्म में क्या है? पानी। ये जलवाष्प ज़मीन के जल स्रोत जो होते हैं और पौधों से बनता है। ये जो ऊपर पानी जो बन रहा है, किससे बन रहा है?
नदियाँ, झील हो गए, पौधे हो गए, उनसे बन रहा है। कैसे बन रहा है? सूरज की गर्मी से पानी भी क्या होता है? वाष्प बनकर हवा में बदल मिल जाता है। क्या होता है? सूरज की जितनी गर्मी पड़ेगी जल स्रोतों पे तो पानी क्या बनता है? वाष्प बन के चला जाता है, ठीक है? वाष्प जिसको बोलते हैं, उसे हम वाष्पन कहते हैं। पौधों पौधे भी पत्तियों से पानी छोड़ते हैं, जिसे बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे क्या अपनी पत्तियों से पानी छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन। और जब सूरज की गर्मी तालाब में पड़ती है, पानी ऊपर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पन। समझ आ गई बात? ये जलवाष्प हमेशा एक समान नहीं होता। इसे परिवर्तनशील गैस कहते हैं। ये बोलता है एक एक जैसा नहीं होता हर एक जगह पे, ये परिवर्तनशील है, ठीक है? इसकी मात्रा वायुमंडल में लगभग 2 से 4 2% से 4% तक होती है। मतलब वायुमंडल में कितनी इसकी मात्रा है? 2% से 4%। वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? ज़्यादा होता है, रेगिस्तानों में क्या होता है? कम होता है। जैसे-जैसे हम ऊँचाई में जाते हैं, जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। करीब 5.5 किलोमीटर की ऊँचाई में जैसे हम पहुँचते हैं, तो 90% जलवाष्प क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। मतलब जैसे-जैसे ऊँचाई पे जा रहे हैं तो इनकी मात्रा क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। जलवाष्प एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो धरती पर को बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होने देती। मतलब ये हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस है। यही जलवाष्प बादल, कोहरा आदि बनाते हैं जब ये संघनित होते हैं। क्या बनाते हैं ये? बादल, कोहरे का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। जब आप आसमान पे देखोगे तो बादल और कोहरा बनेगा तो आप बोलोगे जलवाष्प है। ये वायुमंडल की मौसम संबंधी घटनाओं जैसे वर्षा, कोहरा, तूफान में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब वायुमंडल में जो भी बारिश हो रही है, कोहरा पड़ा है, तूफान पड़ा है, तो इसमें क्या करते हैं ये? बहुत ही भूमिका निभाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस कण। एरोस एरोसोल क्या होता है? वायुमंडल में बहुत ही छोटे-छोटे ठोस कण पाए जाते हैं जिन्हें हम एरोसोल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत छोटे-छोटे कण पाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे महीन कण होते हैं। ये कण जो होते हैं हमें क्या है? आँखों से दिखाई नहीं देते परंतु ये फैले हुए हैं। जैसे क्या होता है? धूल होती है, जो एरोसोल क्या होता है? धूल हो गई, राख हो गई, पराग हो गया, नमक के कण हो गया, महीन रेशे और छोटे जीव शामिल होते हैं, ठीक है? इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा गर्म और सूखे रेगिस्तानी इलाकों में होती है। एरोसोल कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, जहाँ क्या होगा? रेगिस्तान होगा, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्या असर डालते हैं? आसमान जो हमें नीला दिखाई देता है ना, आसमान का नीला रंग और सुबह शाम का लाल रंग, इन्हीं की वजह से होता है। आसमान में नीला रंग और सुबह और शाम में जो लाल रंग हमें दिखाई देता है ना, इसी के कारण होता है। करते क्या है ये? ये क्या करते हैं? ये सूरज की किरणों को क्या करते हैं? बिखेरते हैं, फैलाते हैं और वापस करते हैं, जिससे सूरज की रोशनी कमरे के अंदर और शाम में ही पहुँचती है। कभी-कभी आपने देखा होगा, आप सर्दियों की बात कर रहा हूँ, आप अपने रूम के अंदर बैठते हो ना, कभी खिड़की से एक सूर्य का प्रकाश आता है। देखना कभी वो दिखाई भी देता है हमें। कभी फ़ील करना इस बार सर्दियाँ जब होंगी ना, तो सूरज का जब प्रकाश आता है ना, तो हमें वो दिखाई देता है हमारी खिड़की से आता हुआ। तो वो इसी के कारण हो रहा है, ठीक है? ये बता रहा है ये। आगे बादल और कोहरा कैसे बनता है? कुछ एरोसोल क्या करते हैं, ये नमी को खींचने वाले कण हाइ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, कुछ जो एरोसोल होते हैं ना, क्या कर लेते हैं वो नमी को खींचते हैं, ठीक है? जब वायुमंडलीय नमी इनमें आकर संघनित हो जाती है, जब वायुमंडलीय नमी जो है इनमें बैठ जाती है, तो ये बूंदे और हिमकण में बदलते हैं। यही से बादल और कोहरे का निर्माण होता है, ठीक है? तो वायुमंडलीय नमी इनमें आकर क्या होती है? संघनित हो जाती है, तो यही क्या ये बूँदें क्या करते हैं? ये बूँदें और हिमकण बनाते हैं, यहीं से बादल और कोहरे का निर्माण होता है। जैसे-जैसे ये आगे टॉपिक बढ़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे क्लियर होते जाएँगे, ठीक है? स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है? ये नियम कहलाता है कि पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने पर गैसों की मात्रा तो घटती है, लेकिन कुछ प्रमुख गैसें जो होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन की आपसी अनुपात स्थिर बना रहता है। मतलब बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं, पृथ्वी क्या है जहां हम खड़े हैं, इससे हम ऊपर जा रहे हैं, तो बोलते हैं गैसों का जो द्रव्यमान होता है ना, वो घटने लग पड़ता है, परंतु कुछ गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जो होता है ना, इनके अनुपात स्थिर बना रहता है, मतलब ये सेम बनी रहती है। इसी आधार पर वायुमंडल को दो दो हिस्सों में बाँटा गया है। सममंडल, ये पृथ्वी की सतह से लेकर लगभग 88 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह से हम जा रहे हैं ऊपर 88 किलोमीटर, तो उसको बोलते हैं सममंडल। इसमें गैसों का अनुपात लगभग समान बना रहता है। गैसों का अनुपात क्या है? समान बना रहता है।
इस भाग में तापमान के आधार पर आगे 3 परतें पाई जाती हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे कल वाले चैप्टर में ये हम स्टार्ट करेंगे। विषममंडल क्या होता है? ये क्षेत्र 88 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर होता है। मतलब सममंडल के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, कितना? सममंडल के ऊपर 88 किलोमीटर की बात कर रहा है। मतलब पहले आपने कितना पढ़ा? हमारी पृथ्वी से 88, फिर उससे ऊपर भी 88 गए हैं, तो उसकी बात कर रहा है ये। इनमें गैसों का अनुपात स्थिर नहीं होता, बल्कि अलग अलग गैसें अपनी अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती हैं। मतलब गैसें जो होती हैं डिफरेंट फॉर्म में होती हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म में, सॉरी डिफरेंट फॉर्म में तो नहीं होती, डिफरेंट क्वांटिटी में होती हैं, ठीक है। इसी कारण इसे विषम मंडल भी कहते हैं। इसमें पाई जाने वाली क्षैतिज परतें ऑक्सीजन परत है, नाइट्रोजन परत है, हीलियम परत है और हाइड्रोजन परत है, ठीक है। तो यही है आज का टॉपिक मेरा, जो मैं आपको पढ़ा के गया हूँ, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना। दूसरी बात है, क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, बट आपको क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ बैठना है। सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए, 0 डिग्री क्या है, 30 डिग्री में कंट्री क्या क्या है, ऐसे मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड मैप लगा सकते हो तो अपने घर पे लगा लेना, और एक फिजिकल लगा लेना, और एक दूसरा जो पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है। इंडिया का भी लगा लो, क्योंकि अभी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी मैप के बेस पे चीज़ें चलेंगी। पहले कल वाली तो नहीं चलेंगी, उसके आगे वाली जितनी भी चीज़ें चलेंगी मैप के ऊपर बेसिस चलेंगी, जिससे मैं आपको दिखाऊँगा कि बारिश कैसे होती है, बारिश का पैटर्न कैसे होता है, किस तरह से कहाँ क्या कारण है कि कॉन्टिनेंट के इस साइड में ही क्यों हमारे ये पर्वत बने हुए हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ क्यों इसी साइड में है। आप 30 डिग्री पे जाते हो, बारिश कैसे हो रही है, उसके ऊपर जब अमेरिका की साइड में जाते हो तो बारिश कैसे हो रही है। अब हम तो बोलते हैं कि सूरज की रोशनी चाहिए तभी बारिश होगी, तो अमेरिका साइड में तो इतनी रोशनी पड़ती नहीं है, ठीक है। सूरज तो लंबवत इतना पड़ता नहीं है, तो क्या कारण है? तो ये सारे हम फैक्ट पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक, ठीक है। फिर आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो आजकल, थैंक यू सो मच। ऐसे ही करते रहना, और हमारी यही होप है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, और हम आपकी जो प्रिपरेशन में अपना कंट्रीब्यूट देते रहें, और आपका एग्ज़ाम होने से पहले 2-3 बार तो रिवाइज़ करवा ही दूँगे, करवाने का टारगेट है मेरा। अभी मैं जितना इकोनॉमी पढ़ाई हुई है, उसके 3-4 चैप्टर और पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं एक मैराथन लेके आऊँगा। इकोनॉमी का जितना हमने पढ़ा है, वो फुली रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपके आपके माइंड में वो, मतलब हर एक चीज़ जाती रहे धीरे-धीरे। दूसरी बात है कि यार पढ़ना है, ठीक है? समझ आ गई बात? ये फालतू की रील बनाने के चक्कर में मत टाइम वेस्ट करो। थोड़ा-सा टाइम है, उसके बाद रील ही बननी है लाइफ़ की। अच्छा करोगे तो रील अच्छी बनेगी, नहीं तो ऐसे जाएगी जो लाइफ़ जो, तो आपको तो पता ही है। आप इतनी क्वालिफ़िकेशन के साथ एक जॉब नहीं ले पाओगे ना, तो दुःख होगा आपको। फिर आपको क्या होता है, आप स्कूल में लगते हो प्राइवेट में, वो यार कितना प्रॉफ़िट कमाते हैं और आपको क्या देते हैं, उसका 10% भी नहीं देते। वहाँ पे हम बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, मगर आपको पता है प्रेशर कितना क्रिएट किया जाता है हमारे ऊपर। हमारे पास सब कुछ है, नॉलेज है, बट हम उसको क्या यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, ठीक है? तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि उस अपने नॉलेज को ना यूटिलाइज़ करना सीखो, कि मैं अपने नॉलेज को कैसे यूज़ करता हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेशन पढ़ाई करो, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पढ़ने लग पड़ो। अरे ये तो बोलता है इसकी बुक से आता है, ये बोलता है उसके इंस्टीट्यूट से आता है, ये आज ये भाई साहब पढ़ा रहे हैं, कल मैं उस भाई साहब से पढ़ूँगी, वो तो उससे भी अच्छा पढ़ाता है। एक के पास जाओ, ठीक है ना? वो हिंदू धर्म में बोलते हैं ना कि गुरु एक ही होता है, ज्ञान एक से लो। तो इधर-उधर भागोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। आपको यहाँ क्लासेस समझ आ रही है, यहाँ पढ़ो, नहीं समझ आ रही तो किसी दूसरे के पास चले जाओ। मगर मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन फ्रेम करूँगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, और मेरा यही मेन मकसद होगा, जो हमने रट्टाफिकेशन किया है ना एजुकेशन में, वो नहीं चलने दूँगा मैं अपनी क्लासेस में। चलेगा वो हिस्ट्री में चलेगा, दैट्स ऑल, वो चलना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे मेरी स्पीड देखना, और वो देखना, आपको लगेगा कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, बहुत बकवास लग रहा है, बट वो ऐसे ही होता है पढ़ाई यार। ठीक है, वो लंबे टॉपिक हैं, वो हमें ऐसे ही खींचने हैं, ठीक है? बट फिज़िकल जियोग्राफी में तुक्के नहीं मार सकते हम। क्वेश्चन वो गहराई से फ्रेम करेगा, तो हम वो ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। कैसे कर पाएँगे? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो होगी हमारी, वो एकदम अव्वल लेवल की होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। हमें देखने से पता चलना चाहिए आज बारिश होगी या नहीं होगी। आज हमें देखने से पता चलना चाहिए कि यार ये कौन से क्लाउड बन रहे हैं। अच्छा, ये बारिश जो है, ये कहाँ से बारिश का पैटर्न क्या है? तो ये तभी आएगा जब आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ना, तुक्के मत मारना,
क्योंकि यार एग्ज़ाम ये 3-4 साल बाद आ रहा है, तो रिस्क मत लो। समझा आपकी बात? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चलो, ठीक है? आगे के जो टॉपिक हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा फ्री बैठना है आपको, रूम के अंदर फ्री बैठ के सुनना है। थोड़ा सोना बंद कर दो यार, नहीं सोओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नई रील बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझा के बात? ये एजुकेशन है, यही सब कुछ करेगी। तो यही करना थोड़ा-सा, बाकी आज मैं भी अपना लाइब्रेरी जाऊँगा, देन आफ्टर मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ साथ में। कुछ दिन मैंने सोचा लगातार वीडियो डालता हूँ, वो भी कंटिन्यू करूँगा, बट 2-2 3-3 आपको वीडियो हर एक टॉपिक की मिलती रहेगी, बट एक क्रम वाइज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैंने वहाँ पे लगा दिया। जो भी मैं चेंजिंग करूँगा आपको बताऊँगा पहले, जैसे मैंने ये चेंज किया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फिर, तो मॉर्निंग हो रही है, दिन अच्छा चले जाए आपका, अच्छे से स्टडी करना, टाइम टेबल बनाना, खूब पानी पीना, गर्म पानी भी पियो, ठीक है? और बाहर ज़्यादा क कम ही निकलो, अपने घर में बैठ के पढ़ लो, नहीं तो लाइब्रेरी जॉइन कर लो। लाइब्रेरी करते हो तो अच्छा है, हमारे यहाँ पे कितनी अच्छी-अच्छी लाइब्रेरी है यार, बच्चे दिन-रात पढ़ते हैं। भाई क्या होता है लाइब्रेरी में, आपका सीटिंग आवर बढ़ जाता है। बच्चे पढ़ रहे हो तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वही हाल लाइब्रेरी में है। तो हमारी लाइब्रेरी में क्या होता है, हमारी सीटिंग आवर अच्छे हो जाते हैं, हम और अच्छे से पढ़ते हैं, दूसरे बच्चों को देख के पढ़ते हैं, एक डिसिप्लिन होता है वहाँ पे। तो नहीं हो रहा है, घर पे नहीं पढ़ा जा रहा है तो लाइब्रेरी जॉइन कर लो। इट में भी प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, जो आपको अच्छा लगे। मगर घर में नहीं पढ़ा जा रहा है तो निकलो वहाँ से, 5-6 घंटे अपनी प्रिपरेशन करो डेली में, निकल जाएगा एग्ज़ाम, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है?